मुकेश जी, आप सन ऑफ मल्ला हमारे बीच हैं। इस बार का विजन क्या है? पिछली बार हमने देखा आप कहीं और थे, इस बार कहीं और है। इस बार कहीं और तो नहीं जाने का इरादा है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। और रहा कि वो एक समय था जी। राजनीति अनुभव कम रहने के कारण, और कुछ हम लोगों का इंटरनल कुछ ऐसा इशू रहा जिसके कारण उस समय में परिस्थिति ऐसा बना कि गठबंधन से बाहर निकल के मोदी जी के साथ गए, और एक अच्छा सोच से गए थे कि वो हमारे समाज का दुख दर्द को दूर करेंगे। वहां जाने के बाद उनके 74 विधायक बनाने में हमारा सहयोग रहा, बिहार सरकार बनाने में हमारा सहयोग रहा। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में सरकार नहीं बनता और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने बनाया, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से हमारी पार्टी के विधायक को खरीद लिए। वो सरकार, जो सरकार हमने बनाया था, उस सरकार से बाहर हमें कर दिए। तो हो गया है। अभी अपनी अधिकार के लिए, हिस्सेदारी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और महागठबंधन में मजबूती से है। मेरे पास नाव है, वो जरूर कोशिश करते हैं कि इस नाव पे बैठे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पूर्वज केवट महाराज भगवान राम को पार लगाए थे, और उस समय में भगवान राम से एग्रीमेंट हुआ था कि हम आपको यहाँ पार लगाते, वहां हमको पार लगाइएगा। और हम लोगों ने तो पार लगा दिया, लेकिन प्रभु राम के नाम पे जो राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको उसका फिक्र नहीं है। आज उनके वंशज के साथ छल किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है, उनके विधायक को खरीदा जा रहा है। वो चाहते कि इनके पूर्वज पहले गुलाम था, आज भी गुलाम रहे। तो ऐसे जगह पे कहाँ जाना है? तो आज मजबूती से महागठबंधन में है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को लेके चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, इन सब के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। तो हमारा विचार ही नहीं मैच हो रहा है। आपने कहा कि केवट महाराज ने भगवान राम को पार कराया। अभी क्या लग रहा है, अब तेजस्वी को पार कराएंगे? हाँ, निश्चित तौर पे जो नाव हमारे नाव पे बैठेंगे वो पार होंगे, और हमारे नाव पे तेजस्वी जी बैठे हैं उसको पार लगाएंगे। पिछली बार भी हम भाजपा हमारे नाव पे बैठे तो उनको पार लगा दिया था, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? जैसे उस समय में हमारे केवट महाराज को वादा पे ही रह गए, इस बार तो धोखा दे दिए। इस बार वादा पे छोड़िए, उससे 2 कदम आगे भारतीय जनता पार्टी, वो तो धोखा किए। हमारे विधायक को खरीद लेना, लोकतंत्र में वोट लोग खरीद रहे थे। हम लोगों ने गांव गांव में जाके लोगों को जागरूक किया कि अगर अपने बच्चे का अपना भविष्य अगर बनाना है तो पहले 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और दूसरा अपना वोट को मत बेचिए। वोट आप उन्हीं को दीजिए जो आपके जिंदगी में आपके लिए बेहतर काम करे। तो इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे थे, समाज में पढ़ाई लिखाई हो रहा था, लोग वोट बेचना बंद कर दिया। लेकिन आज देखिए क्या माहौल बन गया। जो काम अनलीगल नेता लोग करते थे, रात को 2 बजे किसी के घर पे जाके पैसा बांट देते थे और सुबह में वोट लेते थे, वो काम अनलीगल अब सरकार लीगल तरीके से कर रहे हैं। दिन में पैसा बांट रहे, सरकार का खजाना, राज्य के खजाना को खाली कर रहे हैं सिर्फ वोट के लिए। भाई, ये 20 साल में ये विजन कहाँ था कि महिला को हमको तरक्की देना, उनको उद्योग में आगे बढ़ाना है? ये करना चाहिए था ना 20 साल में नीतीश जी को। सिर्फ चुनाव के समय में क्यों याद आ रहा है कि उनको 10-10 हजार रुपया देना, या आज के समय में 10 हजार रुपया में आप, ये 5 स्टार होटल है ताज, यहाँ पे आप अपने परिवार के साथ में 10 हजार रुपया में डिनर नहीं कर सकते हैं। तो आज इतने महंगाई में 10 हजार रुपया दे के आप उद्योग लगाना चाहते हैं। और ये भी आपको चुनाव में याद आया जब महागठबंधन ने कहा कि देश में महंगाई है, और महंगाई से निजात दिलाने के लिए माता बहन को मान सम्मान योजना के तहत, माँ बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया हम लोग उनको मदद करेंगे। जब हमारा योजना था उसको कॉपी करके इन्होंने 10 हजार रुपया देने का काम किया। हमने घोषणा किया कि हमारे बुजुर्ग अभिभावक को वृद्धा पेंशन हम लोग 1500 रुपया करेंगे, तो ये 400 से बढ़ा के अभी उन्होंने 1100 किया है। हमने कहा कि महंगाई को देखते हुए राज्य में जितने भी गरीब परिवार है उनको 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो इन्होंने 125 कर दिया। तो खैर जो कर रहे तो हमारे राज्य के लोगों को भला हो रहा है, लेकिन हमारे आने के बाद जो हम मूल, जो हमारा उद्देश्य है वो हम पूरा करेंगे। तो ये सरकार जो है, ये कभी नीतीश कुमार जी बिहार में 2010 में इनका एक अपना रुतबा था, काम किए हैं। ये तो पहले नीतीश कुमार जी 2005 में आए क्योंकि लालू जी को हटाना था जनता को, और नीतीश जी को बैठा दिए। इसमें नीतीश जी का कोई योगदान नहीं है। जनता ने मन बनाया कि हमें
नए मुख्यमंत्री चाहिए, तो इसलिए उनको बनाए। हाँ, 2010 में नीतीश जी अपने दम पर चुनाव लड़े और बिहार में सरकार बनाए, और 2015 आते आते एक परिस्थिति बना कि मुख्यमंत्री बनना पड़ा, नीतीश जी को बनाए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नहीं तो वो खत्म हो चुके थे। 2020 में भी सिर्फ 42 विधायक के साथ और भारतीय जनता पार्टी कहा 74 विधायक के साथ एक परिस्थिति ऐसा बना कि उनको मुख्यमंत्री मान लिए। और आज भी 2025 का चुनाव है, एक परिस्थिति ऐसा बना है क्योंकि दिल्ली में 12 सांसद नीतीश जी के हैं, अब मोदी जी के सरकार जो है नीतीश जी के सहारे है, तो अभी बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है और अभी भी उनके नाम पे चुनाव लड़ने के लिए मैदान में जा रहे हैं। तो ये एक परिस्थिति है, लेकिन अभी नीतीश जी पे मेरा कोई कटाक्ष नहीं है। नीतीश जी को मैं अपना अभिभावक मानता हूं, हमेशा वो सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए काम किया, सभी जाति सभी धर्म पे उन्होंने विश्वास रखा है। राजनीति वो कभी ऐसा राजनीति नहीं किया जो बांटने का राजनीति हो, भले वो भाजपा के साथ रहे, लेकिन राजनीति जब भी किए वो अच्छे किए हैं। लेकिन आज समय आ गया, उनको अपना उत्तराधिकारी हम लोगों को बनाना चाहिए, गरीब पिछड़ा को, क्योंकि उनके बताए हुए रास्ता पे हम ही लोग चलने वाले हैं। और अभी पिछले 2 साल से तबीयत भी अस्वस्थ है, और ऐसे ये जगह बात पे तो बीजेपी मानती नहीं है कि अस्वस्थ है, ये बात मानती नहीं है बीजेपी। अभी कल भी उन्होंने कहा कि चुनाव एक ही चरण में कराइए, क्योंकि उनको भाषण देना ही नहीं है। आप अपने मंच पे बुला लीजिए ना, जैसा हम लोग आ रहे हैं बिहार में, अभी पिछले 2 महीने में दर्जनों कॉन्क्लेव हुआ, एक जगह नाम बता दीजिए। यही पिछले इलेक्शन का देखिए, उससे पिछले इलेक्शन देखिए, ऐसा बिहार में कोई कॉन्क्लेव नहीं होगा जहां पे नीतीश जी नहीं जाते होंगे मंच पे। उनके बगैर कॉन्क्लेव सुनना नजर आया करता था, लेकिन इस बार देखिए कहीं नहीं आ रहे। और देखिए वो उस जगह पे हम भी पहुंचेंगे, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि उम्र पे है ना, ये होता है, तबीयत किसी का अच्छा हो सकता है, कभी किसी का बुरा हो सकता है, ये हर एक इंसान का हो सकता है। उसके लिए क्या है, समय रहते हुए उपचार कराना। आज उनको नहीं बोलना, एक्सेप्ट करना, वो बात की बात है, लेकिन पूरा बिहार के लोग समझ चुका है विधानसभा में किस तरीके से भाषण देना, कैसे मंच पर किनको किस तरीके से टोक देना, किस तरीके से ये करना, ये बिहार के जनता को बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ पूरे देश के जनता को पता चल गया कि नीतीश जी अस्वस्थ है। और इसके कारण है कि आज की तारीख में ये सरकार जो है बेलगाम हो चुका है, इनके पास कोई विजन नहीं है। एक एक अफसर जो है, ब्यूरोक्रेट जो है, वो अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे हैं। बिहार में, पूरे बिहार में घूम के देखिए, भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए, यही नीतीश कुमार जी है 2020 में से मेवा चौधरी जी के बारे में नाम उछला टीवी मीडिया में कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जबकि सिर्फ आरोप लगा और नीतीश जी ने उनको रिजाइनिंग ले लिया। और यही अभी नीतीश कुमार जी देखिए कितना, प्रशांत किशोर जी कितना नेता के बारे में क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश जी रिएक्ट कर रहे हैं। नीतीश जी को पता ही नहीं चल रहा है नीतीश जी चल रहे हैं या चलाया जा रहा है। मुकेश जी, नीतीश जी चल रहे हैं या चलाया जा रहा है? चलाए जा रहे हैं। और हमको इस राज्य में चलाने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, चलने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगा। युवा है, और इससे पहले उन्होंने साबित किया डिप्टी सीएम बन के, नीतीश जी के साथ ही काम करके उन्होंने दिखाया। जो नीतीश जी कहते थे कि जितना लोगों को नौकरी कहां से देंगे, अपने बाप के घर से लाके देंगे पैसा, क्या वही तेजस्वी जी के साथ रहकर 5 लाख नौकरी उन्होंने देने का काम किया। तो आने वाला समय में एक विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और बिहार में बेहतर हम लोगों को आने समय में काम करना है। अभी आपने आरोप लगाया कि भाई हमने जो घोषणाएं की वो नीतीश जी ने वहां से कॉपी भी, ये पूरी तरह से कॉपी पेस्ट मान रहे हैं। आप नौकरी की बात कर रहे थे 1 करोड़, आप माए बेटी की बात कर रहे थे, माँ बहन की, तो देखिए वहां पैसे आ गए। ये क्या मानते हैं आप? ये हमारी उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है। यही तो खूबसूरती है देश में। सत्ता के सामने में विपक्ष अगर मजबूत हो तो सत्ता पक्ष को मजबूर कर दिया जाता है कि उनके बात को मानना। तो ये हमारी उपलब्धि है और जीत है कि हमारे विजन पे काम कर रहे, इसलिए नीतीश कुमार नहीं चाहिए। देखिए, राज्य में एक विधायक, एक मुख्यमंत्री बनने के लिए 2 कैटेगरी आपके पास होना जरूरी है। एक तो अगर राज्य में मुख्यमंत्री बनना है तो उस राज्य का वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, यानी कि इस देश के लोग होना चाहिए। कोई अमेरिका का आदमी आके नहीं बन सकता है, बिल्कुल, या कोई महाराष्ट्र का नहीं बन सकते। अगर उनको बनना है तो पहले बिहार का वोटर लिस्ट में नाम जुड़े, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और दूसरा, मानसिक रूप से सही हो। तो मानसिक रूप से सही हो तो 2 ही कैटेगरी है, इसको दोनों को फिल करना चाहिए। एक तो बिहार के हैं, लेकिन आज जो इस हिसाब से उनकी तबीयत खराब है, मेरा देखिए इस पे कोई कटाक्ष नहीं कि उनका तबीयत हर इंसान का खराब हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे जगह पे उनका उपचार होना चाहिए। ऐसे 12 करोड़ 13 करोड़ जनता का जो भविष्य जो है ना, नीतीश जी के हाथ में अभी देने की आवश्यकता नहीं है। अभी नीतीश जी को रिजाइन, अब इस्तीफा दे देना चाहिए और हम लोगों को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी के साथ हम गए और हमारे
विधायकों को खरीद लिया गया। इस बार क्या उम्मीदवारों को एफिडेविट करा के भेजेंगे कि भाई छोड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे? देखिए, नहीं, हम अपने राज्य के लोगों पे, अपने पार्टी के कैडर पे, उन पे हम लोग भरोसा करेंगे और बीजेपी को जो करना वो करे, लोकतंत्र को खत्म करना वो खत्म करे। देखिए, मारने वाले से बड़ा गुनहगार जो है मरवाने वाला होता है। अगर किसी को हत्या कराना है तो शूटर से ज्यादा गुनहगार जो है, जो हत्या करवा रहे हैं, वो होता है। तो अगर बिहार में या देश में अगर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर ऑपरेशन लोटस अगर करके इसी तरीके से बनी हुई सरकार को गिराना, लोगों को वोट का खरीदना, लोगों को जनादेश को, विधायक को खरीदना, अगर ये होता है तो फिर तो देश की जनता को समझने की आवश्यकता है। और ये कब तक चलेगा? यही भारतीय जनता पार्टी है जो अटल जी के समय में, अटल जी का स्टेटमेंट था कि हमारी सरकार गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन एक भी सांसद को हम खरीदेंगे नहीं। अगर ऐसे सांसद खरीदना पड़े तो ऐसे सरकार को हम चिमटा से भी नहीं छुएंगे। और उन्होंने अपने सरकार गिरने में कबूल किए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने समर्थन वापस लिए, सरकार गिर गए, लेकिन उन्होंने बनाने का कोशिश नहीं की, खरीदने का कोशिश नहीं की। वो भारतीय जनता पार्टी का विचार जो है अभी खत्म हो चुका है। ये आज ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये बड़े बड़े उद्योगपति का है, बड़े बड़े लोगों के लिए है, गरीब पिछड़ा दलित के लिए नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप बताइए, देश आजाद भारत में दुनिया के बीच में आपकी कितनी अच्छी इमेज बन रहा है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पे इस देश में ला दिया गया। हमारे युवा को हाथ में रोजगार नहीं है, लेकिन आप 5 किलो चावल देके आप उनको गुलाम बनाना चाह रहे हैं। आप बताइए, ऐसा भारत हमको बनाना है? आपने क्या वादा किया था देश की जनता से कि हम हर साल आएंगे सरकार में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे? आपने क्या घोषणा किया था कि विदेश में काला धन है, 75 लाख करोड़ रुपया है, उनको हम देश में लाएंगे और हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। आप बताइए कि 75 लाख करोड़ में आप 75,000 लाने का काम किए? नहीं किए। उल्टा हमारे देश से करोड़ों अरबों रुपया ब्लैक मनी बन के जितने भी बड़े उद्योगपति थे वो भाग के दूसरे देश में जाके शरण लेके वहां पे बैठे हैं। तो आप जो आपने वादा किया वो नहीं कर रहे। और आपका अभी राजनीति क्या है? हिंदू मुसलमान, यही राजनीति है। तो ये अभी देश ज्यादा दिन नहीं है। ठीक है, मोदी जी के झांसे में उनके संगठन बहुत बड़ा है, पार्टी बड़ी हो चुकी है, पैसा संसाधन उनके पास आ चुका है, लेकिन एक न एक दिन हमारे बिहार और देश के जनता को ये एहसास होगा और एक न एक दिन उनको उतारेंगे। इसी बार उतार देते। वो तो लटकते पटकते कैसे भी प्रधानमंत्री बन गए। आप देखिए, 303 से कहा 400 का नारा 238 पे ला दिया। वो तो नीतीश कुमार जी साथ नहीं देते और पटनायक जी अगर उड़ीसा में अलग से चुनाव नहीं लड़ लेते और केसीआर साहब अगर हम लोग के साथ रहते तो सरकार बनता नहीं बनता। आज भी अगर ये लोग अगर समर्थन वापस ले ले तो मोदी जी जहां से आए वहां फिर से चले जाएंगे गुजरात। एक परसेप्शन बना हुआ है और ये परसेप्शन मुझे लग रहा है एनडीए की तरफ से कि मुकेश सैनी मुंबई में रहते हैं, कामकाज वहां करते हैं और लोगों को ये कहा गया कि भाई आप वोट दोगे उनको तो भाई जीत गए, फिर वापस चल जाएंगे। पिछले 11 साल से ये परसेप्शन नहीं है। वो एक समय वो बनाने का लोगों ने कोशिश किया जी। पिछले 11 साल से घर परिवार को छोड़कर आज बिहार में मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं तो मंत्री भी बना था और मैं मोदी जी, योगी जी का जिंदाबाद करता और चापलूसी करता तो अभी तक मैं मंत्री रहता। उन्होंने तो हमें ऑफर किया था कि आप अपनी पार्टी को मर्ज कर लीजिए और अगला 2025 का चुनाव आएगा, आपको हम सीएम बनाएंगे। तो हम तो ना सीएम बनने के लिए आए, ना मंत्री के हमारे सपना है। हम तो अपने लोगों को आंसू पोंछने के लिए, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए आए हैं। हमें कहाँ ये सबसे पड़ी है। हम तो एक बेहतर जिंदगी जी रहे थे। हम गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर गए 99 में। हम 900 रुपया महीने पे नौकरी किए हैं। हम दुकान में झाड़ू पोछा लगा के हमने काम किया है। मात्र 30 रुपया रोज पे हम मजदूरी की है, लेकिन मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में हमने झंडा गाड़ दिया। बिहार में आया तो अपने लोगों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार में एक से एक बड़े राजनेता हुए, सब महान नेता हुए। उनके बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। लेकिन जितना कम टाइम में बिहार के राजनीति में हम अपने आप को जगह बनाए, उतना कम टाइम में बता दीजिए बिहार में कोई भी। पहले लोग विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, फिर लीडर बने, और हम बेगर कुछ बने हुए लीडर हम बन गए। तो ये हमारी ताकत है। और रहा कि हम तो बिहार में अभी बस गए, बिहार से कैसे बाहर जाएंगे। आपको कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार? वीआईपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पूरे दमखम के साथ? अभी उम्मीद नहीं है। अभी हम लोगों का फाइनल हो चुका है जी। और कल का इंतजार कर लीजिए या परसों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितना सीट हम चाहते थे कि वीआईपी पार्टी 60 सीट लड़े,
और डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का हो, तो डिप्टी सीएम में तो कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं, आप डिप्टी सीएम तो मान लिया कि भाई आपने मांग लिया, लेकिन हाँ। सीट से पहले ही मांग लिया था डिप्टी सीएम। सीट में हमने कुछ कम कर दिया है, फाइनल हो चुका है। और आप लोग 1 दिन या 2 दिन का इंतजार कीजिए। आज कुछ ही घंटे में हमें जो जानकारी प्राप्त हुआ, राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे या परसों कर दे, तो सीट का जो नंबर है वो लॉक हो चुका है। और कौन कहाँ लड़ेंगे उस पर हम लोगों का भी पहले से 1 to 1 होते रहा। अब कुछ चीजें है जो हम लोग करते रहेंगे पूरे चुनाव भर में, और फिर हम लोग पूरे मैदान में उतरेंगे और अपनी सरकार हम लोग बनाएंगे। सीट से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, डिप्टी सीएम से नहीं करेंगे। नहीं, वो बिहार में 37% अति पिछड़ा का वोट हो, जिसका खुद का 11% का पूंजी हो, अगर अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम न बने तो फिर कौन बनेगा? तो सरकार बनने के बाद तो बनना ही है। आश्वासन मिल गया है? मिल गया आश्वासन? अरे घोषणा हो जाएगा भाई। 2 दिन का इंतजार कीजिए। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और मैं सवाल आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि आपके ऊपर जो आपके जो विधायक जीत कर आते हैं, चाहे जैसे भी वोट परसेंट है आपका, वहां कहीं से कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट आएगा उस पर कैसे ट्रस्ट करेंगे? नहीं, देखिए, हम तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं ना। हमारे पास ऑप्शन नहीं। हमारे यही बिहार के राजनीति में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसी में से पार्टी के कैडर को हम लोगों को टिकट देना है। और हमको तो भरोसा करना ही है हम अपने लोगों पे। रहा कि अगर कोई आके उनको पैसे का लोभ लालच दे तो वो चले जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अभी देखिए, इस देश में तो ऐसी राजनीति होने लगा। चिराग पासवान जी का चच्चा उनको छोड़ के चले गए। आप देखिए, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब का उनके भतीजा उनको छोड़ के चले गए। और जो अब सामने वाला पक्ष है, उनके पास इतना पैसा है कि उनके पास एक स्कीम है, धंधा लो और चंदा दो। उनके पास इतना पैसा है कि कुछ भी कर सकता है देश में। तो अब उस तरीके से तो जनता को ये जागरूक होने की आवश्यकता है। जो खरीदने वाला है वो भी कब खरीदते हैं? जब उनके पास जरूरी गिरता है। उस हिसाब से अगर उनको जीरो कर देंगे तो वो खरीदेंगे नहीं। अब अक्सर शादियों में हमने देखा फूफा जी नाराज हो जाते हैं। चुनाव के दौरान भी फूफा जी बहुत आते हैं जो नाराज होता है राजनीतिक पार्टियां। ऐसा तो नहीं है कि नाराजगी आपको भी देखे, क्योंकि चिराग एक फूफा जी नाराज है उधर? नहीं, देखिए, ये चुनाव के समय में होता है। हमें भी बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत उम्मीद बना के रखे हैं कि वीआईपी पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे। और बहुत जब पार्टी का कैडर है, भरोसेमंद है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को चुनाव लड़ाए और ज्यादा लोग रहे। लेकिन उसके बावजूद भी पूरा लोग समाहित नहीं होंगे। हमें लगता है कि 10% लोग भी वीआईपी पार्टी के समाहित नहीं होंगे। मैक्सिमम लोग निराश हो गए। लेकिन वही जब वो हमें अपना मानते हैं तो कुछ देर के लिए रुसेंगे। तो हमारा काम है उनको मनाना। अब मनाएंगे तो फिर जब वो फूफाई जी है तो मानेंगे ही। बाहर के तो है नहीं जी। हाल के दिनों में घोषणाओं का आपने देखा, ट्रेनें मिल रही हैं, तमाम चीजें मिल रही है। देखिए, छठ के दौरान ये ट्रेनें आएंगी, वोटर भर भर के आने वाले हैं। ये छठ का नाम तो ठीक है, छठ पूजा है ये समय में। और ये छठ के समय में हर साल 5 साल में एक बार चुनाव बिहार में होता है। और इस बार जो छठ के समय में पूजा है तो ठीक है, मोदी जी 1200-1500 जो भी ट्रेन किए हैं, सिर्फ छठ में ही याद आ रहा है ना, चुनाव के लिए, छठ के लिए नहीं, सिर्फ चुनाव के समय। इससे पिछले साल में भी तो छठ हुआ था। तो बाद में क्या होगा? मोदी जी को याद आया? छठ के बाद क्या होगा मुकेश जी? भूल जाएंगे। इससे पहले तो हमारे लोग, आप लॉकडाउन के समय में, कोरोना काल में लोग मर रहे थे। यही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे। कहीं पे कोई ट्रेन तो छोड़िए, बस का व्यवस्था नहीं किए थे। सब जगह सील कर दिया गया था। कहीं किसी को भेजने के ये नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय में मर रहा बिहारी तो मरने दो, जो चल के जा रहा तो चल के जाने दो। ये मोदी जी को याद नहीं आए। लेकिन अभी क्या है कि बिहार में चुनाव है, और चुनाव है तो ठीक है ट्रेन दे रहे भाई। इससे पिछला साल क्यों नहीं दिए? उससे पिछला साल क्यों नहीं दिए? उससे पिछला साल क्यों नहीं? 20 साल से तो आप है बिहार में, डबल इंजन की सरकार में आप है। 11 साल से भारत सरकार में आप है। कम से कम 11 साल में भी देना चाहिए था। अभी कुछ नहीं, बिहार के जनता को गुमराह करने में लगे हैं। और हमें पता है कि बिहार के जो लोग हैं वो बहुत जागरूक है। हिंदुस्तान में अगर किसी राज्य अगर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल रूप से अगर स्ट्रांग है, अगर टॉप 5 अगर राज्य अगर गिनती कीजिएगा तो टॉप 5 में बिहार सबसे पहले नंबर लगा बनाएंगे। बिल्कुल। यूपी बिहार। हमें याद है कुछ बड़ा नेता जब दिल्ली आए थे तो अपने नेता लोग को 2015 में कहे थे कि यहाँ पे हीरो मत बनना, ये बिहार में बिहार है, यहाँ के जितने भी नेता है ना वो तुमसे कई गुना ज्यादा होशियार है, तो उसके सामने होशियारी मत करना। ये भारत सरकार के बड़े एक मंत्री को, उस समय का एक बड़ा नेता, उसका नाम नहीं कहना चाहेंगे, उन्होंने अपने भारत सरकार के मंत्री को कहा था कि अब तुम उड़ना मत, ये बिहार की धरती है, यहाँ पे एक एक आदमी तुमसे कई गुना ज्यादा
पॉलिटिकल है, तो इसलिए तुम यहाँ पे आराम से बात करना, जितना समझते उतना ही बोलना, उसके अलावा बात नहीं करना। तो ये बिहार की जनता है, बहुत जागरूक है और आने वाला समय में सही निर्णय लेंगे। जाति की राजनीति से हम उठ पाएंगे ऊपर, क्योंकि आप एक समाज को लीड करते जी। हैं और जो वोटर्स आपके उसी समाज से आते हैं, तो क्या हम कभी इससे ऊपर उठेंगे? देखिए, देखने वाले के ऊपर, नजरिया के ऊपर है। आप जहां से देख रहे हैं वहां से आपको दिखता होगा कि एक मल्ला जाति है, उनके लिए मुकेश सहनी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे नजरिए से, मैं जहां खड़ा हूं वहां से नजर आता है कि निषाद मल्ला जो है ये हमारा अपना परिवार है और मेरा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के लिए मैं काम करूं। तो ये तो देखने वाले के नजरिया के ऊपर है और मुझे लगता है कि जैसे मैं काम कर रहा हूं, शायद आप भी वैसे काम करने लगेगा, वैसे अन्य जो लोग हैं काम करने लगे, तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगा। सब लोग अपने अपने, आज जो है, आज निषाद समाज को हक इससे पहले किसी ने क्यों नहीं दिया? आज इससे पहले एक टिकट नहीं देता था, उनको जगह नहीं देता था, बैठने नहीं देता था, ये क्यों नहीं किया? क्यों लालू जी को पैदा होना पड़ा? लालू जी लड़ाई लड़े तब जाके उनके समाज को लाभ मिला। क्यों कर्पूरी ठाकुर जी को लड़ाई लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, जो कथी पिछड़ा को सम्मान मिला? आज क्यों नहीं हमें दूसरे लोगों ने सम्मान दिया? आज हमने संघर्ष किया तब ना आज हमें सम्मान मिल रहा है। हमारा तो अधिकार जो भारत के संविधान में है वो ही हमको नहीं मिल रहा है। आज क्यों जात देख के उसको लाभ दिया जा रहा है? आज बताइए, मोदी जी आए तो मोदी जी तो सबका है, सबका साथ सबका विकास, वो सभी जाति सभी धर्म के लिए उनको काम करना है। इस देश में मोदी जी के आने के बाद एक आरक्षण, EWS यानी कि आर्थिक रूप से गरीब लोगों को आरक्षण दिया गया। आप बताइए मेरे को, आर्थिक रूप से गरीब सिर्फ अपर कास्ट है क्या? क्या बैकवर्ड में नहीं है क्या? आपको करना क्या मुस्लिम भाई में नहीं है क्या? आपको अगर आर्थिक रूप ही करना है तो पूरे देश में जितने भी जाति धर्म है उनको आर्थिक रूप से आरक्षण आपका व्यवस्था करना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया? आपने जाति विशेष को आपने दिया। हमें कोई एतराज नहीं है। अगर सरकार का पॉलिसी है, गरीब जात अगर अपर कास्ट में, ब्राह्मण भूमिहार में है, अगर सरकार उसको कोई लाभ देना चाहता तो मुझे कोई एतराज नहीं है, देना चाहिए, सरकार का काम ही यही है। लेकिन आप बताइए, निषाद समाज ICU में है, वर्षों से हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप हमको आरक्षण नहीं दे रहे, जबकि हमें संविधान में आरक्षण मिला है। और आप चलिए एक आखिरी सवाल मुकेश जी, स्ट्राइक रेट कितना रहेगा इस बार मुकेश सहनी का, VIP का? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 2400 का नारा था और 238 पे आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या नारा था, कहां पहुंच गए। उसी तरीके से वो जो भी यहाँ पे कह रहे हैं, वो 150 का शायद नारा दिए हैं, तो हमको लगता है कि वो 75 पे आ जाएंगे। मुकेश सहनी कितने पे आ जाएंगे? जो 75 पे आएंगे तो बाकी शेष बता दीजिए। 175 VIP का महागठबंधन का होगा। VIP का मैं पूछ रहा हूँ। VIP का दर्जनों विधायक होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मन से आपने बहुत सारी बातें बताई और हमारे साथ शायद बहुत सारे लोग जो हैं उनको भी शायद बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि मुकेश जी ने अपने मंतव्य बता दिए कि भाई मल्लाह समाज के लिए क्या होगा, बिहार के लिए क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सहनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस कुछ वक्त के लिए आपको रोकना चाहूंगी। हमारे CMD जस्ट आ रहे हैं, आपको सम्मानित करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही। क्या कुछ विजन है VIP पार्टी का चुनावों के मद्देनजर, हमने आपसे समझने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सहनी जी, हमारे CMD आपको सम्मानित करेंगे मोमेंटो और बुके देकर। तो देखिए, आपसे जुड़े सवाल लगातार नए भारत की बात बिहार के साथ में हम कर रहे हैं आपके प्रतिनिधियों से, और पार्टियों का क्या कुछ विजन है आगामी चुनावों के मद्देनजर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। मुकेश सहनी जी ने अपना विजन, पार्टी का विजन बताया कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंचे।